अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एमडी कैस्ट पास पेपर की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं और इस सिलसिले में जो सबसे पहले मैंने जिस सिस्टम का इंतखाब किया है वो है एनटीएस के पेपर्स। एनटीएस कराची में डाउ और सिंध मेडिकल कॉलेज जो कि अब JSMU जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी बन चुका है, इसके लिए टेस्ट कंडक्ट किया करता था। तो वही टेस्ट जो डाउ और सिंध मेडिकल के लिए थे एनटीएस ने लिए थे 2014 में, उसका मैं आपके साथ एमसीक्यू नंबर 1 शेयर करने जा रहा हूँ। A circuit in which there is a current of 5 ampere is changed so that the current falls to 0 in 0.1 second if an average EMF of 200 volts is induced. What is the self inductance of the circuit? और इस एमसीक्यू के लिए जो हमें ऑप्शंस दिए गए थे, 5 ऑप्शंस थे ABCDE करके, और यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर था स्टूडेंट्स वो था A 4 हेनरी। कैसे? देखें जी, हमेशा स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि जो एमसीक्यूज न्यूमेरिकल बेस होते हैं आप सबसे पहले उसको न्यूमेरिकल की तरह ही सॉल्व करें, पहले आप उसका डेटा बना दें। अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट को शो करते हैं I से, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सर आपने I1 क्यों कहा, अभी देखिएगा। तो करंट पहले 5 एम्पियर था, इस चेंज सो दैट द करंट फॉल्स टू 0। तो पहले करंट 5 एम्पियर था, अब करंट हो गया है 0, इसीलिए मैंने पहले वाले करंट को I1 कह दिया, दूसरे वाले करंट को मैंने I2 कह दिया जो कि 0 हो चुका है। और ये काम कितनी देर में हुआ है? ये काम हुआ है 0.1 सेकेंड में, तो हमने यहाँ पर डेल्टा टी लिख दिया 0.1 सेकेंड। अच्छा सर, ये डेल्टा आई क्या है? डेल्टा आई है चेंज इन द करंट। तो चेंज निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, तो इसका आंसर आ चुका है 5 एम्पियर। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, तो इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग जाई के सिंबल से शो करते हैं और वो है हमारे पास 200 वोल्ट। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम शो करते हैं कैपिटल एल के साथ। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा इंड्यूस ईएमएफ में सेल्फ इंडक्शन का। हमने एल को फाइंड करना है, एल को सेपरेट करें, डेल्टा आई और डेल्टा टी जो इसके साथ एल के साथ है इनको हटाइए। सबसे पहले डेल्टा टी जो एल के साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाने पर ये जाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि डेल्टा आई जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाने पर जाई के साथ डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारा एल सेपरेट हो चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा टी और जाई और डेल्टा आई की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा 4। तो हमने फिर लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना दिया, तो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का आंसर आ चुका है हमारे पास 4 हेनरी। बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 2 जो आया है 2014 में, वो है द फिनोमिनन इन विच सर्टेन मेटल इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इज नोन एज। इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस थे, अगेन वो 5 ऑप्शंस थे ABCDE करके, और यहाँ जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है A। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और ये डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जब किसी मेटल के ऊपर कोई फोटोन, किसी हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन को भेजा जाता है लाइक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, तो वो फोटोन जा कर के मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक सिंपल सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास। ये अगेन एक एमसीक्यू है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू है, जिसके हमारे पास 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, और इन 5 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है बी। अब एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेस है तो हम इसको सॉल्व करेंगे लाइक न्यूमेरिकल की तरह। तो पहला काम, एक बात याद रखिएगा कि हमने पढ़ा था जब हमने किसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना होता है वोल्ट मीटर में, तो हम उस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। इस तरह हमारा गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में। ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना ज़रूरी था। अब आइए इसके सोल्यूशन की तरफ। पहले मैं डेटा बनाऊंगा। अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। तो रेजिस्टेंस को शो करते हैं R से 20 ओम। क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है तो R के सबस्क्रिप्ट में G लिख दिया। Rg is equal to 20 ohm and a full scale deflection when a current of 0.001 एम्पियर। करंट को शो किया जाता है I के साथ, तो हमने लिख दिया I, और I is equal to 0.001 एम्पियर। यहाँ पर I के साथ G लिखने की वजह वही है कि ये करंट है गैल्वेनोमीटर का, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे 0.001 एम्पियर।
flows in it. What is the value of series resistance? ये जो हमने सीरीज रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट की है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ये आर एक्स इज इक्वल टू वट टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर. अभी हमने डिस्कस किया गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑफ रेंज 10 वोल्ट, तो जो रेंज वोल्टेज होता है हम उसको सिंपली वी के साथ शो करते हैं, वी इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो जाएगा. सोल्यूशन की तरफ आते हैं. हमने आर एक्स का फॉर्मूला लिखा इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी. राइट हैंड साइड पर मेरे पास ये तीनों वैल्यूज मौजूद हैं. इन तीनों वैल्यूज को पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9980. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है. जी स्टूडेंट, बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. हम नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है. Sodium nucleus consists of 11 protons and 12 neutrons. The conventional symbol of this nucleus is. तो सोडियम के एलिमेंट्स की बात हो रही है, सोडियम के न्यूक्लियस की बात हो रही है, जिसके लिए हमारे पास ये 5 ऑप्शंस हैं और इसमें से करेक्ट ऑप्शन है सी. सर ये ऑप्शन सी करेक्ट कैसे है? तो देखें, हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ी हुई है किसी भी एलिमेंट के लिए. एक्स क्या होता है? ये किसी भी एलिमेंट के लिए सिंबल्स है जो कि हमारे पास बने हुए हैं. लाइक हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं हम, क्लोरीन के लिए Cl लिखते हैं, फ्लोरीन के लिए F लिखते हैं, टंगस्टन के लिए W लिखते हैं और सोडियम के लिए Na लिखते हैं. उसके बाद जो चीज़ हमारे पास सब स्क्रिप्ट में होती है वो Z होता है. Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर, और ये बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहा होता है. ये तो यानी कि जो चीज़ नीचे होगी वो Z होगी, प्रोटॉन, और ऊपर होता है हमारे पास मास नंबर. और ये कैसे आता है? ये आता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से. ठीक हो गया. अब इसको लिखने के दो तरीके हैं. कुछ लोग दोनों चीज़ें लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, ऊपर और नीचे करके. कुछ लोग इस तरह क्रॉस में लिखते हैं. हमारे केमिस्ट्री वाले दोस्त ज़्यादातर इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे होते हैं. दोनों प्रैक्टिस ठीक है, कोई गलत नहीं है. हमारी फिजिक्स की बुक में ये प्रैक्टिस है तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ. तो सब स्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड पर Z यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11. तो इसका मतलब है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इनमें से कोई करेक्ट होगा. अच्छा जी, ऊपर होता है ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो ज़रा 11 और 12 को आप ऐड करें, आंसर आएगा 23. तो 11 रॉन्ग हो गया, 11 23 ये हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन. बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन एक सिंपल सा एमसीक्यू है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि द एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ. तो जो आपके पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसका ताल्लुक किस चीज़ की मेजरमेंट से होता है? हमारे पास ये ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव. कैसे? देखिए जनाब, आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर वेवलेंथ के साथ डील कर रहे होते हैं, इंटेंसिटीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं. अब ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो भी हो सकती हैं जो कोई एटम इमिट कर रहा है, ये वो भी हो सकती हैं जो कोई एटम एब्जॉर्ब कर रहा है. तो लिहाजा ये हमारे पास ये जो तीनों के तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं ये ठीक आ रहे हैं. तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास. इजी एमसीक्यू था. बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमारे पास अगेन एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है. और इस लंबी चौड़ी कहानी के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो 5 हैं. ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर दूं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है. द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मिक्सचर. आपके पास कोई मिक्सचर है, मिक्सचर होता है जिसमें आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड होते हैं. कह रहा है अगर उस मिक्सचर के अंदर हम किसी एलिमेंट को डिटेक्ट करना चाहें और उसका एस्टिमेशन लगाना चाहें तो is sometime nearly impossible if it is present in very mixture traces or if its chemical properties are very similar to those of the other elements in the mixture. कह रहा है अगर वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्सचर में जो मौजूद है उसके साथ मैच हो रही है और वो बहुत छोटे अमाउंट में है तो इसको डिटेक्ट करना, इसको एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसके लिए एन इफेक्टिव टेक्निक इज़ डिवेलप्ड फॉर दीज पर्पजेस इज़ नोन एज. तो इस पर्पज़ के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? फिर सुन लीजिएगा. एमसीक्यू कुछ यूँ है कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर के अंदर हम किसी एक ऐसे एलिमेंट के बारे में पता लगाना चाहते हैं जिसकी क्वांटिटी कम है और जिसकी प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलती जुलती है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है. इस पर्पस के लिए हम एक इफ़ेक्टिव टेक्निक यूज़ करते हैं. उसको क्या कहा जाता है? तो जनाब उसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनालिसिस.
उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनालिसिस। और एक्टिवेशन एनालिसिस क्या है? इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल। तो किसी सैंपल के अंदर किसी एटम की क्वांटिटी और क्वालिटी को आप डिटरमिन करना चाहते, तो इस पर्पस के लिए हम एक्टिवेशन एनालिसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम मिक्सचर के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट जो कि बहुत छोटे अमाउंट में मौजूद है और जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलती जुलती हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू भी न्यूमेरिकल बेस हमारे पास एक एमसीक्यू आया है जिसके 5 ऑप्शंस गिवन थे एज़ यूजुअल हमारे पास। अब मैंने पहले ज़िक्र किया कि हम इस एमसीक्यू को न्यूमेरिकल की तरह ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो हम पहले इसका डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी, यानी कि हमसे एनर्जी पूछी जा रही है, इज़ डिसिपेटेड एज हीट, हीट की शक्ल में ज़ायाशुदा एनर्जी का पूछ रहा है। तो हम हीट एनर्जी को शो करते हैं कैपिटल एच के साथ। कैपिटल एच इज़ इक्वल टू व्हाट? इन 20 सेकेंड्स। तो टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड्स का। बाय 100 ओम रेजिस्टर, रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम और रेजिस्टेंस को हम लोग शो करते हैं कैपिटल आर के साथ 100 ओम। दैट कैरीज द करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, करंट 0.5 एम्पेयर करंट को शो किया जाता है आई के साथ। सो आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। बढ़ेंगे सोल्यूशन की तरफ। हीट जो प्रोड्यूस होती है किसी भी सर्किट के अंदर वो होती है पावर टाइम्स, इन पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है टाइम के साथ। पावर के 3 फार्मूलाज में से यहाँ जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर को रिप्लेस किया हमने आई स्क्वायर इंटू आर के साथ। रीज़न ये है कि मेरे पास आई और आर मौजूद हैं। टी एज इट इज़ रहेगा। देन मैंने आई, आर और टी की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, तो आंसर आ गया 500 जूल। बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नंबर 8 है हमारे पास। इस एमसीक्यू को मैं समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँगा आपके साथ। और डायग्राम छोटी सी ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ मैं यहाँ पर, बड़ा पॉजिटिव चार्ज उसमें बोला हुआ है। स्फेयर है, स्फेयर बनाने की नाकाम कोशिश की है मैंने यहाँ पर। इसके पास हमने ला के रखा है एक और स्फेयर जो कि है पॉजिटिव चार्ज, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर हमने एक और स्फेयर रख दिया विच इज़ अगेन पॉजिटिव। जब हम इसको यहाँ पे लाके रखते हैं तो क्या स्टूडेंट्स होगा, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सर मैं डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये दूर चला जाएगा। एग्जैक्टली ये दूर जाएगा इस तरीके से, इससे दूर भाग जाएगा। अब जो इससे दूर भागेगा तो क्या क्या बातें होंगी ये हमसे वो पूछ रहा है इस स्फीयर के साथ। जब ये स्फीयर दूर जाएगा तो इसके साथ क्या क्या होगा ये हमसे बातें पूछी जा रही हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं हमारे पास स्टूडेंट्स वो हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ई, बड़े बड़े ऑप्शन हैं। तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ करेक्ट ऑप्शन के ऊपर। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर डी। क्या होगा कि जब वो स्फेयर, छोटा स्फेयर बड़े स्फेयर के पास आएगा तो वो उससे दूर भागेगा। जब वो दूर भागेगा तो दूर भागते वक्त उसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा जबकि एक्सेलरेशन में कमी होगी। सर इसकी वजह क्या है? हमने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स रिपल्सिव है क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिंस द फोर्स रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर द वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो क्योंकि फोर्स हमारे पास हर वक्त पॉजिटिव रहेगी डिस्टेंस जितना मर्जी हो जाए, तो इसीलिए हमारे पास जो वेलोसिटी होगी उसकी कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी। लेकिन एक बात पता है कि जैसे जैसे वो चार्ज दूर जाएगा, हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे वो छोटा वाला पॉजिटिव चार्ज बड़े वाले पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स कम होती जाएगी और जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा। तो फोर्स के कम होने की वजह से एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन और फोर्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है हमारे पास अगेन एक न्यूमेरिकल बेस। तो जिसके ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ मैं डायरेक्ट आता हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ, देन मैं पढ़ के दोनों चीज़ें पैरेलल आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है अ 10 नैनो फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मुझे पता है जो फैरेड है ये यूनिट है कैपेसिटेंस का, तो मैंने लिखा C इज इक्वल टू 10 नैनो फैरेड। अब ये जो नैनो होता है, इस नैनो को हटाते हैं तो इसकी जगह आता है 10 टू द पावर माइनस 9 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड। गालिबन उसने यहाँ पे -9 मेंशन किया होगा, आई डोंट नो।
होल्ड्स अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 50 माइक्रोकूलम। चार्ज है, चार्ज को शो किया जाएगा Q से 50 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को हटाएंगे 10 टू द पावर -6, नैनो को हटाते हैं 10 टू द पावर -9, माइक्रो को हटाएंगे 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। If the plates are separated by a distance of 0.885 मिलीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इसको हमने डी से शो किया था 0.885 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगेन मिली आ गया, तो मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3। स्टूडेंट्स को ये चीज़ें ज़बानी याद रखनी है, मिली 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच प्लेट? एरिया पूछ रहा है, तो एरिया को शो किया जाता है ए से। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वैक्यूम, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अब क्योंकि मुझे यहाँ से ए फाइंड करना है, ए को सेपरेट करें, डी डिवाइड यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एप्सिलॉन और मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पर तमाम वैल्यूज़ मैं डेटा से यहाँ पर पुट कर दूंगा। सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको ज़बानी याद रखनी है एप्टीट्यूड के लिए। थ्योरी एग्जाम में इसकी वैल्यू दे दी जाती है, लेकिन एप्टीट्यूड में आपको ज़बानी याद रखना ज़रूरी है। सॉल्व किया, 1 एम्पेयर आ गया हमारे पास। एज यूजुअल लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करें तो एरिया आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये हमारे पास एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिकली डेफिनेशन है, और डेफिनेशन को ज़रा मैं पहले आपके सामने रख दूं ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर होता है जहां पर किसी भी मटेरियल की तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं। लाइक वो मटेरियल गैस की शक्ल में भी होगा, लिक्विड की शक्ल में भी होगा, और सॉलिड की शक्ल में भी होगा। उसकी तीनों स्टेट्स, तीनों फेस एक ही वक्त में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन है कि जो केल्विन है, ये यूनिट है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का, तो ये ट्रिपल पॉइंट है वाटर का। तो ट्रिपल पॉइंट वाटर का कितना है? तो ये है 1/273.16 टाइम्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ये मेरे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पहला पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट्स के साथ बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।